नमस्ते वानर सेना, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर नवोमिता भट्टाचार्य जी और आप सब मुझे नवोमिता मैम के नाम से जानते हैं। यस, तो आज हम करने वाले हैं एसिड बेसिस और सॉल्ट्स। यस, ये जो सेशन है ये आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, बट कोई बात नहीं, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि लास्ट 10 इयर्स में आए हैं, ऐसे हम 17 क्वेश्चंस करने वाले हैं बच्चों। और इन 17 क्वेश्चंस का जो है मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी विद एविडेंस कि ये कितने बार रिपीट हुआ है। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैम तो झूठ बोल रही है, ऐसे ही मैम ने लाके रख दिया है हमारे सामने सवाल और हमें लग रहा है कि ये तो आया है, रिपीट हुआ है, कर लेंगे। नहीं, सेशन के लास्ट तक बने रहना ताकि आपको सच्ची में पता चल जाए कि ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। डेफिनेटली ये 2 या 3 बार तो रिपीट हुए हैं, तो चांसेस आर कि आपको भी अपने बोर्ड एग्जाम पे ऐसे ही कुछ सवाल दिख जाए। ठीक है, तो विदाउट मच फर्दर अडू शुरू करते हैं। क्या कहते हो? यस, तैयार हो सब लोग? चलो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल जो है, और गिनती करते रहना, ये पहला सवाल है। पहला सवाल पे आपको दिख जाएगा कि एक सफेद केमिकल कंपाउंड हमने लिया है जो हार्ड बन जाता है, जिसे हम प्रॉपर क्वांटिटी में अगर हम इसे मिक्स करते हैं तो इट इज ऑल्सो यूज टू मेंटेन जॉइंट्स इन फिक्स पोजीशन। इससे मतलब आपको समझ आ गया होगा कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में ही बात कर रहे होंगे। नेम द केमिकल कंपाउंड एंड राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो what happens when water is added to this compound in proper quantity। प्रॉपर क्वांटिटी में अगर आपने पानी ऐड किया तो इस कंपाउंड के साथ क्या हो जाएगा। अब देखो, ये सीबीएसई सैंपल पेपर 2018 में आया है, सीबीएसई 2016 में ये आपके एग्जाम में था और 2023 में भी ये आया हुआ है। अब इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा? जैसे कि मैंने बता दिया था सवाल पढ़ते ही कि ये डेफिनेटली प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ये CaSO4.12H2O के बारे में जरूर बात कर रहे होंगे, है ना। और यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमारा फॉर्मूला। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखो, अभी और इन्होंने क्या पूछा है कि नेम द केमिकल कंपाउंड बता दिया। केमिकल कंपाउंड ये क्या है? ये है हमारा पॉप, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हो गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला या फिर केमिकल नाम क्या होता है बच्चा? केमिकल नाम होता है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक है, और क्या पूछा है? राइट द केमिकल इक्वेशन टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज एडेड, यानी कि CaSO4.12H2O को अगर हमने लिया और साथ में अगर हमने और आधा पानी जोड़ दिया, ठीक है, आधा मोल अगर पानी का जोड़ दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? हमारे को मिल जाएगा CaSO4.2H2O, जिसका नाम क्या होता है बच्चा? इसका नाम होता है जिप्सम। ये भी आप लोगों को पता तो होगा ही, है ना, क्योंकि आप लोग तो स्मार्ट बच्चे हो, मुझे पता है आप लोगों को सब पता है। ये देखो जिप्सम लिखा हुआ है, आंसर भी है। अगर आपको बाई चांस मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ आ रही हो तो कोई बात नहीं, आप जो है लिखे हुए स्लाइड्स को आप देख लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल नंबर 2। अरे बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्लोर एल्कली प्रोसेस तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि देखो 2020, 2019, 2016 ये तीनों के तीनों बार ये आया हुआ है। तो चांसेस आर कि 2025 में फिर से आपको क्लोर एल्कली प्रोसेस दिख जाए। अब इसका आपको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख के बताना है, और जो है क्या करना है आपको, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है उसके बारे में भी आपको बताना है। तो ठीक है, उसके बारे में भी हम बात कर ही लेते हैं कि क्या होगा। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है बच्चा? क्लोर एल्कली प्रोसेस आप लोगों को याद होगा कि एक डब्बे जैसा ऐसा डायग्राम सा है, ठीक है, जिसमें कि ब्राइन सोल्यूशन हम ऐड करते हैं। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? नमकीन पानी। जी हाँ बिल्कुल, यानी कि हम एक्सेस मात्रा में जब हम सोडियम क्लोराइड को लेते हैं तो एक्सेस मात्रा में 2 ले लेते हैं, ठीक है, 2 ले लेते हैं, और साथ में हमें क्या लेना है? साथ में हमें लेना है पानी। ठीक है, जब हमने ये इसका रिएक्शन करवाया तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, कॉस्टिक सोडा। साथ में और हमें क्या मिलता है? क्लोरीन गैस, है ना, Cl2 मिल जाता है। और साथ में क्या मिलता है बच्चा? और साथ में क्या मिलता है? एक बार देखो 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 देखो, Na तो NaOH हो गया है, ठीक है, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन चला गया है, Cl2 हो गया, यानी कि हाइड्रोजन गैस हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्लोर एल्कली वाला प्रोसेस। अब क्या होता है क्लोर एल्कली, चलो इसको पढ़ लेते हैं। जब ब्राइन सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है तो हमें एक एल्कली मिलता है। एल्कली है हमारा कॉस्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में जब हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं तो इससे हमें मिल जाता है, इससे हमें क्या मिल जाता है? देखो यहाँ पे हमें क्लोरीन गैस मिल रहा है, सॉरी मैंने पास करवाते बोला नहीं, क्लोरीन गैस हमें
निकलता है। क्लोरीन गैस इज इवॉल्व्ड यानी कि लिबरेटेड, निकल के आता है एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ क्लोरीन है आपके पास और आपको एक एल्कली भी मिल रहा है, तो क्लोरीन से क्लोर, एल्कली से एल्कली ले लिया तो बन गया हमारा क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। क्लोर एल्कली प्रोसेस हमें मिल गया है। चलो तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा जो हमारा सवाल है वो क्या है? तीसरा सवाल है हमारा, एक कंपाउंड है जिसका नाम है एक्स, ठीक है। ऑलराइट, देखो हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है एक्स, ठीक है, एक्स ऑफ सोडियम, ठीक है, ये सोडियम है, ठीक है, अ कंपाउंड एक्स ऑफ सोडियम, ठीक है। सोडियम की कोई कंपाउंड है जिसे हम कॉमनली यूज करते हैं क्रिस्पी पकोड़ा बनाने के लिए। ओके ओके, समझ गए हम। अब इसे जो है, इसको इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्योरिंग एसिडिटी इन द स्टमक। समझ आ गया होगा आप लोगों को भी, है ना? बिल्कुल से समझ तो आ ही गया होगा, सब लोगों को समझ आ गया होगा, मैं बिल्कुल गारंटी देके कह सकती हूँ कि सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो आइडेंटिफाई एक्स करो, ओके समझ आ गया, तुम्हारा वाला एक्स नहीं, ये वाला एक्स, ठीक है। राइट द फॉर्मूला एंड इट्स केमिकल नेम, इनका केमिकल नाम और इसका फॉर्मूला लिख दो, और रिएक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड। तो ये 2013 और 2018 में आया हुआ है। चलो इसका आंसर जाके हम चल के देख लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है, जैसे कि मैंने बोला 2013 में आया है, 2008 में आया है, 2018 कह रहे होंगे, यस 2018 में आया है। तो X जो है ये है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ठीक है। अब ये इसका हम इस्तेमाल करते तो है ही, कुकिंग में तो हम इसका इस्तेमाल बिल्कुल करते हैं। साथ में क्योंकि ये एक क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है, ये एक बेस है। अब आपके पेट में क्या होता है, एसिडिटी होती है, उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एक हल्का सा बेस की जरूरत होती है, वो बेस हमारा ये है, ठीक है, ये है हमारा ये बेस। अब इसको जब आप डालोगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, एसिडिटी जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, और इसलिए लिखा है कि क्योरिंग एसिडिटी इन स्टमक। तो 2NaHCO3 प्लस हीट जब आप देते हो तो इसकी डिकम्पोजिशन होती है, ये बनता है सोडियम कार्बोनेट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में आपको मिल जाता है वाटर, ठीक है। ऑलराइट बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल हमसे पूछ रहा है कि pH ऑफ अ सैंपल ऑफ टोमेटो जूस। टोमेटो जूस का एक सैंपल लिया, उसका pH था 4.6। ये जूस कैसा हो सकता है? बच्चा 4.6 अगर इसकी pH है, इसका मतलब है कि ये जरूर से ही थोड़ा सा एसिडिक इन नेचर होगा। अगर कोई चीज एसिडिक इन नेचर है तो आप क्या मानते हो कि ये सावर टू टेस्ट होगा, यानी कि थोड़ा सा खट्टा होगा टेस्ट में, है ना, थोड़ा खट्टा होगा टेस्ट में। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपको रीजन बताना है और अपना आंसर जस्टिफाई करना है। ओके, हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस इन टर्म्स ऑफ आयन फॉर्मेशन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ये किस टाइप के आयन बनाते हैं। और जो है तीसरा सवाल, इसी का चौथे सवाल का तीसरा सवाल, तीसरा पार्ट है, वो पूछ रहा है कि एसिड रेन कैन मेक सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स डिफिकल्ट। कैसे? अब ये भी देखो 2024 में आया है और 2016 में भी आया हुआ है। तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। अब इसका आंसर सबसे पहले वाले का, जो कि हमने जैसे पढ़ लिया था कि टोमेटो जूस अगर 4.6 है यानी कि वो एसिडिक इन नेचर है। अगर कोई चीज एसिडिक इन नेचर होती है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट क्या होती है, सावर, खट्टा, खटास आती है हमें, ठीक है, खट्टा होता है वो। और एसिड्स जब H प्लस आयोन्स देते हैं, अब देखो एक स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर आपने ले लिया तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे ही वो पानी में जाएगा वो क्या करेगा, वो जो है डिसोशिएट हो जाएगा, यानी कि वो टूट जाएगा, ठीक है। और जब भी वो टूटेगा ना तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, मतलब जितने नंबर ऑफ आपने एसिड के मॉलिक्यूल डाले उनकी टेंडेंसी होगी कि वो उतने ही बार वो टूट जाए। यानी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, उसका तात्पर्य समझने की कोशिश करिए। अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालती हूँ तो जितने भी मात्रा में मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड लूंगी सबके सब टूट जाएंगे और ये बनेंगे H प्लस और Cl माइनस। लेकिन उसी जगह पे अगर मैं कोई वीक एसिड लेती हूँ, मान लेते हैं CH3COOH ले लिया, जो कि एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड का जो टेंडेंसी होगा वो पता है क्या होगा, ये क्या करेगा, ये जैसे ही पानी में जाएगा ये बनाएगा CH3COO माइनस, साथ में आपको मिलेंगे कुछ H प्लस के आयन, और साथ में आपको पूरा पूरा CH3COOH भी मिल जाएगा। यानी कि ये पूरा पूरा नहीं टूटेगा, कुछ आपको एग्जैक्टली यही मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे, कुछ आपको आयन्स भी देखने को मिलेंगे। समझ आ रही है बात?
कुछ आपको आयॉन्स देखने को मिलेंगे और कुछ आपको वो पूरा पूरा मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको HCl का पूरा मॉलिक्यूल नहीं देखने को मिलेगा, आपको सिर्फ मिलेगा तो H प्लस Cl माइनस यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी चीज के बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि एसिड्स जो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ H प्लस आयॉन्स आपको बना के देते हैं या फिर H3O प्लस आयॉन्स बना के देते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। और जो बेसिस आपको बहुत कम मात्रा में OH माइनस आयॉन्स निकाल के देते हैं, उन्हें हम वीक बेसिस बुलाते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ? चलो ठीक है। अब देखो तीसरे पार्ट में पूछा गया था कि एसिड रेन जो होती है वो एक्वाटिक एनिमल्स का जीना जरा सा खराब कर देती है, मतलब हराम कर देती है बेसिकली। ठीक है, तो लिविंग एनिमल्स जो सरवाइव कर सकते हैं एक पीएच रेंज के बीच में, आपको भी पता है कि हमारी भी जो बॉडी है वो एक एल्कलीन पीएच रेंज पे ज्यादा अच्छे से काम कर सकती है, यानी कि 7 to 7.8 एल्कलीन नेचर पे जो होता है हमारी बॉडी भी अच्छे से काम कर सकती है। तो ठीक इसी तरह यूजुअली लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है सबके सभी थोड़ा सा एल्कलीन नेचर प्रेफर करते हैं। अब जब ये एल्कलीन नेचर से ये एसिडिक बन जाता है तो हम इससे कोप विथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ द पीएच ऑफ द रिवर वाटर जब ये कम हो जाती है एसिड रेन के वजह से कुछ 5.6 या उससे भी नीचे चली जाती है, तो हमारे लिए जीना भयंकर टफ हो जाता है, जिसके वजह से एक्वाटिक एनिमल्स की सर्वाइवल बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, डेंजरस हो जाती है। अब देखो उन्हें तो पानी में ही रहना है, हम तो फिर भी बिल्डिंग के अंदर रह सकते हैं, थोड़ा बहुत एसिड आया वॉल से निकल के नीचे चला गया होगा, है ना, तो हमारे शरीर पे नहीं लगा। अगर हम बाहर है तो अलग बात है, अगर हम घर के अंदर है तो फिर हमें एसिड रेन का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। और तभी कौन होता है पोल्यूशन क्रिएट करने वाले? हम ही होते हैं, हम ही है वो अजीब अजीब काम करने वाले, ये हम ही लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, हम ही से ये सारी चीजें शुरू होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ब्लू लिटमस सोल्यूशन इज एडेड टू 2 टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, ब्लू लिटमस सोल्यूशन को जो है 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हमने ऐड कर दिया, एक ए में किया, दूसरा बी में किया। अब एक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरे में सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है। ठीक है, अब कौन से में टेस्ट ट्यूब का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, अब आपको ये देख के बताना है। स्टेट द कलर चेंज एंड गिव इट्स रीजन। 2019 और 2017 दोनों बार में आई हुई है। 17 बोला ना मैंने, 17 सॉरी। देखो ब्लू लिटमस अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जाएगी, जो कि आपका टेस्ट ट्यूब है। अब आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होती है, एसिडिक इन नेचर। आपको ये भी पता है एसिड्स टर्न क्या करती है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करती है कि ABR। अब आबरा कटाबरा पढ़ा हुआ ना, एग्जैक्टली तो ABR एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि ब्लू लिटमस का जो कलर होगा वो क्या बन जाएगा, वो रेड लिटमस में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए देखो, अब अगर हमने ब्लू लिटमस को सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले टेस्ट ट्यूब में लगाया तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे ब्लू लिटमस की कोई चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है कि BRB बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। सॉरी यार, आज तो मैं थोड़ा सा बाल बना के आई थी बट फिर भी लग नहीं रहा है ये नागिन की तरह एक बाल का जो हिस्सा है वो आगे आता रहता है, क्या करूं, बट चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार जो है हाथ लगा रही हूँ क्योंकि रिकॉर्डेड है ना, तो कैमरे में दिख रहा है मुझे सामने लैपटॉप के पास, तो इसलिए बार बार अपने बाल नार्सिसिस्टिक, यू नो एनीवे चलो ठीक है, ये समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छठे सवाल पे आ गए बच्चा। छठा सवाल हमसे पूछ रहा है कि अगर हमारी फैमिली में किसी को एसिडिटी हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डकार मारेंगे और या, और साथ में वो डकार तो इधर से आ रहा है, चल गया होगा ना पता, इशारा काफी होता है समझदार के लिए। बहुत ज्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग कर लिया, ओवर ईटिंग के बाद क्या हो गई, एसिडिटी हो गई, तो डकार भी मारे और चल गया होगा पता। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, आप इनमें से आप कौन से सब्सटेंस को एज अ रेमेडी, एज अ मेडिसिन बताना चाहोगे, बताओ। लेमन जूस बताओगे, विनेगर बताओगे, बेकिंग सोडा सोल्यूशन बताओगे। अब आपको क्या करना है, मेंशन द प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच यू विल चूज द रेमेडी। देखो आपके पेट में एसिड है तो जाहिर सी बात है कि आप एक और दूसरे एसिड को तो डालने की बात करोगे नहीं, है ना। लेमन जूस डालोगे क्या, क्यों डालोगे लेमन जूस, भैया एसिडिटी है ऑलरेडी, उस पे और एसिड ऐड करके चीजें खराब करने का कोई मतलब होता है, बिल्कुल भी नहीं।
विनेगर क्या है, ये भी एसिटिक एसिड है, इसको भी डालने का कोई फर्क कोई मतलब ही नहीं बनता। तो क्या डालेंगे हम, बेकिंग सोडा डालेंगे। व्हाई, बिकॉज दिस माय डियर स्टूडेंट, बेकिंग सोडा जो है ये क्या है, ये एक बेस है, बेस यानी कि बेसिक सा सोल्यूशन है ये, ठीक है। और इसके डालने से क्या हो जाएगा कि धीरे 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 स्टमक की जो एसिडिटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, ठीक है। बेकिंग सोडा सोल्यूशन अगर हम डालेंगे तो धीरे धीरे एक्सेस एसिड को जो है ये क्या कर देगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा मेरे बच्चे, ठीक है। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन, इसके बाद 10 सवाल बचे बस। Crystals of a substance changes their color on heating in a closed vessel, but regained it after some time when they were allowed to cool down. Name one such substance. B. Explain the phenomenon involved. क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि क्रिस्टल किसी सब्सटेंस का जो है ये कलर चेंज कर देता है जब आप इसे हीट करते हो एक बंद वेसल में, लेकिन थोड़े देर के बाद ये रीगेन भी कर लेता है। जब आप इसे कूल डाउन करते हो तो ये रीगेन भी कर लेता है अपना कलर को। ऐसा एक सब्सटेंस का नाम बताओ और ये कौन सा फिनोमिनन है ये भी बताना। अब देखो ये भी 2020 में आया है और 2017 में भी आया है, तो चांसेस आर इट विल कम। पता ही था कि कॉपर सल्फेट ही होगा। देखो कॉपर सल्फेट के साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। कितने हैं, 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है यहाँ पे, ठीक है। कितने, 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अब जैसे ही आप इसे हीट करोगे तो इसमें से जो 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएंगे। लेकिन आपने क्या किया, आपने बंद एक वेजल लिया था, ठीक है। वेजल जो था वो बिल्कुल क्लोज था, तो ये उड़ के ऊपर गया होगा, ऊपर जाके जमा हुआ होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे जब आप इसे ठंडा करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो पानी जो उड़ के गया था ये कॉन्डेंस हो जाएगा, मतलब ये अपना स्टेट चेंज कर लेगा और दोबारा से कॉपर सल्फेट के साथ आके जुड़ जाएगा। तो फिर से जैसे ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाएगा यहाँ पे इसकी कलर भी वापस आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ठीक है। तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4.5H2O जो कि ब्लू कलर की होती है, इसे जब आप हीट करोगे तो ये कंपाउंड जो है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को जो है ये खो देगा सबसे पहले, और इसी वजह से क्या हो जाएगा कि कलर ऑफ द कंपाउंड जो है ये चेंज हो जाएगा ब्लू से व्हाइट में, जबकि ये टूट जाएगा, ये एनहाइड्रस हो जाएगा, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाएगी, इसके पास सिर्फ कॉपर सल्फेट CuSO4 बचेगा। और जब वापस से H2O इसके साथ आके जुड़ जाएगा तो ये जो है ये फिर से क्या हो जाएगा, ब्लू इन कलर आपको दिखने लगेगा। समझ तो आई गई होगी, बहुत आसान सा सवाल था। चलो 8वें सवाल पे आ गए हैं। 8वां सवाल हमसे पूछ रहा है कि नेम द नेचुरल सोर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एसिड। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड कहां से मिलती है बच्चे हमें, सिट्रिक एसिड हमें मिलती है लेमन से, है ना, लेमन नींबू से मिलता है, ठीक है। ऑक्सालिक एसिड कहां से मिलता है, ऑक्सालिक एसिड हमें स्पिनच से मिलता है, ठीक है। एक तो पालक से मिलता है और दूसरा हमें टोमाटो से भी मिलता है, टोमाटो, ठीक है। लैक्टिक एसिड आपको कहां से मिलता है, लैक्टिक एसिड आपको मिल जाता है कॉर्ड से, कॉर्ड यानी कि दही से मिलता है। टार्टारिक एसिड आपको कहां से मिलता है, टार्टारिक एसिड आपको मिलता है टैमरिंड, इमली का बूटा मीठा पेड़, टैमरिंड से मिलता है। और तो और कच्चे आम से भी मिलता है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ अनराइप मैंगो, ठीक है। कच्चे आम से भी जो है आपको टार्टारिक एसिड मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पे लिख लेना, ये चीजें आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। ऑक्सालिक एसिड गुआवा में भी होता है बच्चे, ठीक है। कर्ड में होता है, सावर मिल्क में होता है, इन सब चीजों में होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 milliliter of sodium hydroxide solution is added to a few pieces of granulated zinc metal taken in a test tube. When the contents are warmed, a gas evolves which is bubbled through a soap solution before testing. Write the equation for the chemical reaction involved and test to detect the gas. Name the gas which will be evolved when the same metal reacts with dilute solution of a strong acid. बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 2 मिलीलीटर हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का, ठीक है। और उसमें हमने जिंक डाल दिया है, जिंक का ग्रैन्युलेटेड मेटल जो है, जिंक तो ऑब्वियसली मेटल है, तो ये ग्रैन्युलेटेड जिंक के कुछ पीसेस डाल दिए हमने। अब जो है इसको हमने गर्म किया, इस टेस्ट ट्यूब को हमने गर्म किया। जब गर्म किया तो उसमें से गैस निकल के आई, ठीक है, जो बर किया। अब इस गैस को हमने क्या कर दिया, हमने सोप सोल्यूशन के थ्रू पास कर दिया। हमने टेस्ट नहीं किया इसे, हमने इसे सोप सोल्यूशन के थ्रू पास कर दिया। अब आपको इसी चीज का एक इक्वेशन लिखना है और इसका केमिकल रिएक्शन जो है ये बताना है, और जो गैस निकली थी उसके लिए, उसको पता करने के लिए एक टेस्ट बताना है।
और ये गैस जो थी ये कौन सी गैस थी वो भी बताना है, ठीक है। विच विल बी नेम द गैस विच विल इवॉल्व व्हेन द सेम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा ठीक है, समझ गए। ये देखो 2018 और 2015 में आए, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें बेसिकली जिंक को जब हमने सोडियम सोल्यूशन के साथ ऐड किया, सोडियम सोल्यूशन बोला है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ ऐड किया, ठीक है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ जब हमने ऐड किया तो ये क्या बनेगा, सबसे पहले ये बन जाएगा हमारा सोडियम जिंकेट, ठीक है, जिसमें कि Na2ZnO2 ये फॉर्मूला होती है, ये होता है आपका सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट के साथ आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है। अब जब आप इसे स्प्लिंट में व्हेन बर्निंग स्प्लिंट इज हेल्ड नियर द इवॉल्व्ड गैस, ठीक है, जब आप इसे इवॉल्व्ड गैस के सामने इसे ले जाओगे तो ये जलता रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकल के आ रही है। बच्चे इसकी क्या पहचान होती है, जब भी हाइड्रोजन गैस निकल के आता है आपको भी पता है कि हाइड्रोजन गैस की एक ही पहचान होती है कि वो पॉप साउंड के साथ जलती है, ठीक है। तो जब भी पॉप साउंड आए आपको समझ लेना होगा कि ये हाइड्रोजन गैस है। बर्निंग स्प्लिंट यानी कि एक मैच स्टिक लेके चले जाओ या फिर एक बंसन बर्नर लेके चले जाओ, कुछ भी लेके चले जाओ, कोई भी जलती हुई चीज लेके चले जाओ, एक पॉप साउंड आएगी और जलना ये कंटिन्यू करता रहेगा, ठीक है। सेम मेटल यानी कि जिंक जब किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा क्या, ZnSO4, और साथ में आपको दोबारा से हाइड्रोजन गैस जरूर बन के मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, 10वें सवाल पे आ गए बच्चा, 10वें सवाल पे आ गए, ठीक है। 10वें सवाल पे देखो क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि pH ऑफ द माउथ ऑफ अ पर्सन इज लोअर देन 5.5, what changes will occur in his mouth, how these changes can be controlled, write any two measures। अगर किसी इंसान के माउथ यानी कि मुंह के अंदर की जो pH है वो अगर 5.5 है तो इस चेंज को क्या कर सकते हैं बदलने के लिए। देखो एसिडिक इन नेचर अगर माउथ के अंदर है, आपके दांत के एनामल्स जो है ये सड़ सकते हैं। अब इसके लिए क्या करते हो, ब्रश, यस। टूथपेस्ट जो होता है, टूथपेस्ट में क्या है, नमक नहीं, टूथपेस्ट एक्चुअली बेसिक इन नेचर होता है। तो टूथपेस्ट अगर बेसिक है, इससे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे एक्सेस एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इससे कंट्रोल कर पाओगे आप। तो चलो देख लेते हैं, देखो एसिड विल बी फॉर्म्ड इन द माउथ विच विल कॉज टूथ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने वॉश योर माउथ विथ वाटर आफ्टर एवरी मील, रिंस इट, ब्रश योर टीथ आफ्टर मील। और टूथपेस्ट जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, एक्सेस एसिड जो होगी वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, और क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी तो आपके दांत सड़ने से बच जाएंगे, मुंह के अंदर एसिडिटी नहीं रहेगी, और इससे क्या हो जाएगा, इससे आपका माउथ जो है वो फ्रेशनेस भी फील करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो अब हम पहुंच गए हैं 11वें क्वेश्चन पे, जो कि एक असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन है। तो बताओ, फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट अस अ curd, okay, this is good, ठीक है। बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द pH वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू वैल्यू टू बिलो 6, हाउ इज दिस पॉसिबल बच्चा, नहीं होगा ना। बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा बेसिक है, तो अगर कोई चीज बेसिक है वो क्या करेगा, वो pH को बढ़ा देगा, और क्योंकि वो pH को बढ़ा रहा है, अब जब आप कर्ड बनाना चाह रहे हो, कर्ड में एसिडिक नेचर है, आप चाह रहे हो कि pH को कम कर दें। अब pH मान लो कि दूध की कुछ 7 थी, मान लेते हैं न्यूट्रल थी, शायद न्यूट्रल थी, अब न्यूट्रल से आपने उसे बढ़ा दिया, तो बढ़े हुए pH से उसको कम पे आने में ज्यादा टाइम लगेगा ना। तो मैं क्या लिखूं, baking soda decreases the pH value of fresh milk to 6, no, this is false, this is false। तो मैं लिखती हूँ कि A is true but R is false, रीजन इसका false है, लेकिन असर्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, sodium hydrogen carbonate is used as an ingredient in antacids, yes that is true। NHCO3 is a mild non-corrosive basic salt, true, both of them are true। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एंटासिड, एंटासिड का मतलब क्या होता है, देखो एंटी एसिड, एंटी एसिड, बार बार बोलो, एंटी एसिड, एंटी एसिड, एंटी एसिड, एंटी एसिड, एंटी, बार बार बोलते रहोगे तो ये एंटासिड हो रहा है। एंटासिड का मतलब ये है एंटी एसिड, यानी कि वो एक बेस है। तो इसी चीज को तो एक्सप्लेन कर रहा है, इसी चीज को तो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, कुछ भी कह लो, ये क्या है, ये एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस ही तो है। तो दोनों के दोनों करेक्ट है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अब हम 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं एमसीक्यू टाइप, ठीक है। तो कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, आपके पास FeSO4 है, कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है और सोडियम कार्बोनेट है। द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म इन वन मॉलिक्यूल इज, बच्चे इसका आंसर आपको पता है, जरा सोचोगे क्या 5 सेकंड के लिए, 5
4 3 2 एंड 1। क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि इसका आंसर डी होना चाहिए। यस, क्यों पता है? क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जो है, जो वॉशिंग सोडा बनता है, इसके साथ 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्या होता है? Na2CO3.10H2 होता है, तो इसके साथ हाईएस्ट नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। बच्चा यही करेक्ट है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन, जूस ऑफ टैमरिंड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। टार्टारिक एसिड है ना। इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन, अरे रे मैंने सवाल ही नहीं पढ़ा और मैंने आंसर ही बता दिया। टार्टारिक एसिड, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टैमरिंड में तो टार्टारिक एसिड ही होता है, बिल्कुल सही। 15th क्वेश्चन गाइस, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड जो कि रिएक्ट करता है पानी के साथ बहुत ही विगरसली, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, accompanied by the liberation of heat. From the information given above, it may be concluded that this reaction, ये रिएक्शन क्या है? देखो, लिबरेशन ऑफ हीट अगर बताया जा रहा है यानी कि ये एक्सोथर्मिक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर बन रही है तो पीएच ऑफ द सोल्यूशन जो होगी ये जरूर डेफिनेटली क्या हो जाएगी कि 7 से अबव ही होगी। तो मुझे तो लग रहा है कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको भी लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलो देख लेते हैं। क्या बात है यार, ऑप्शन डी। चलो तुम भी अपनी पीठ थपथपा लो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलो एक ग्राफ दिया गया है बच्चा, देखो। द ग्राफ गिवन बिलो depicts a न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है जहां पे एसिड और एल्कली मिलके सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। और आप अगर देखोगे द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस as we add excess of acid to an alkali, which letter denotes the area of the graph where both acid and salt are present। तो ये हमारा pH है, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ एसिड है। यानी कि आप धीरे धीरे यहां से आपने जो है शुरू किया है, देखते हैं, यहां से आपने एसिड डालना शुरू किया है। तो सबसे पहले आपके पास बहुत ज्यादा पीएच था और धीरे 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 जब आप यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे ये न्यूट्रल होने लगा है ना, यहाँ पे ये न्यूट्रल होने लगा। तो इस जगह पे मुझे लगता है, इस जगह पे क्या हो जाएगा कि सॉल्ट की फॉर्मेशन भी हो गई होगी और साथ ही में जो है एसिड भी यहाँ पे प्रेजेंट होगी, ऐसा मुझे लगता है। क्या लगता है आप लोगों को? 7 जैसे ही पहुंच जाएंगे हम, 7 पे पहुंचते ही बिल्कुल सही जवाब है कि 7 पे आप जैसे ही पहुंच जाओगे तो ये पीएच जो है वो न्यूट्रल हो जाएगी, है ना। एक सेकेंड, पीएच यहाँ पे 7 हो जाएगी यानी कि ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल हो गया तो यानी कि यहाँ पे से सॉल्ट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। तो अब जैसे जैसे हम और यहाँ पे एसिड डालते रहेंगे, मुझे लगता है कि ऑप्शन डी होगा। सॉरी, ऑप्शन डी पे आप जैसे ही आओगे, ऑप्शन डी पे आप जैसे ही आओगे तो क्या हो जाएगा? जैसे ही आप ऑप्शन डी पे आओगे यहाँ पे एसिड भी प्रेजेंट होगा और सॉल्ट तो प्रेजेंट होगा ही होगा। तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन डी होगा, जहां पे एसिड और सॉल्ट दोनों प्रेजेंट है। ऑप्शन डी होना चाहिए। देख लो एक बार, ऑप्शन डी होना चाहिए ना, सही बात है ना? यस यस एब्सोल्युटली। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओ लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ए टर्न्स फिनोल्फथालीन सोल्यूशन पिंक। एक एक्वस सोल्यूशन है हमारे पास ए जो कि फिनोल्फथालीन के सोल्यूशन को पिंक कलर में बदल रहा है। ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन बी, जैसे ही आपने बी वाला ऐड किया तो इससे क्या होगा? पिंक कलर डिसअपियर हो गया। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है ए और बी के लिए? सोचो। ए जो है ये स्ट्रांगली बेसिक होगा और बी जो है ये वीक बेस होगा। नहीं, ए स्ट्रांगली बेसिक होगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ए स्ट्रांगली एसिडिक होगा नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि फिनोल्फथालीन कलरलेस होता है एसिडिक सोल्यूशन में। जैसे आप उसमें बेस ऐड करते हो वो पिंक कलर सोल्यूशन दिखाना शुरू कर देता है। तो ए के पास पीएच जो होती है वो ग्रेटर देन 7 होगी, यस, एंड बी हैज अ पीएच लेस देन 7। ये सही लग रहा है मुझे, ठीक है, ये सही लग रहा है मुझे। ए हैज पीएच लेस देन 7, नो। बी हैज पीएच ग्रेटर देन 7, नो। आई थिंक ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या लगता है बच्चों आप लोगों को? क्या लगता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और भैया इसी बात पे हमने जो है हमारा सेशन खत्म कर लिया है। आधे घंटे में 17th क्वेश्चन हमारा ओवर हो गया है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को सारे सवाल समझ आए होंगे। ये सारे सवाल नोट कर लेना, ठीक है। कोई बात नहीं अगर नोट नहीं किया है तो, क्योंकि हम इसका आपको जो है, हम इसका आपको क्या दे देंगे, आपको इसका स्लाइड भी आपको मिल जाएगा। तो बस पढ़ते रहना,
और जो है अपना ध्यान रखना, सेहत का ध्यान रखना, अच्छा अच्छा खाना खाना, अच्छे से रेस्ट करना, ताकि एग्जाम से पहले बिल्कुल बीमार नहीं पड़ना है। ठीक है, तो ध्यान रखना अपना बच्चा, जल्दी ही मिलेंगे फिर से। लॉट्स ऑफ लव, गुड नाइट एंड टाटा बाय बाय, आई विल सी यू ऑल वेरी वेरी सून। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और क्या करना है आप लोगों को, ओ एक और चीज बता देती हूँ जल्दी जल्दी जाने से पहले। देखो अपन चलते हैं अपने YouTube चैनल पे, ठीक है, और हमारे YouTube चैनल पे अगर आप जाओगे रैंक प्लस पे, तो यहाँ पे किसी भी सेशन को उठा के देख लो, ठीक है, किसी भी सेशन को उठा के देख लो। अभी देखो जैसे मैंने आज ही एक क्लास लिया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, आज ही मैंने एक क्लास लिया था थोड़ी देर पहले, या फिर मैंने ये वाला भी जो क्लास लिया है, ठीक है, इसको देख लो। अब इस पे जैसे ही आप ये मोर पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे जैसे ही आप ये मोर पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे ना योद्धा टेस्ट सीरीज का लिंक दिख जाएगा। तो इस पे जरा क्लिक करो, गूगल क्रोम पे जाओगे और यहाँ पे आपको योद्धा टेस्ट सीरीज का जो है क्या मिल जाएगा, वेबसाइट दिख जाएगा। अब इस टेस्ट सीरीज को देखो, हमने यहाँ पे हमें 5 रेटिंग मिल रखी है बच्चा, कोर्स रेटिंग हमारा यहाँ पे 5 है, और हमने यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स का आपको सवाल मिल जाएगा। यस, हिंदी और कंप्यूटर का भी हमने सवाल जोड़ दिया है, और ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए से भी 1 रुपए कम में मिल रहा है, 49 रुपीज, यानी कि लेस या पानी पूरी जितने पैसे में आप खाते हो उतने रुपए में आप ये खरीद सकते हो। तो बच्चे, इतना पैसा बहुत कम होता है, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और से भी बस इतने इतने रुपए में आपको कहीं से कोई टेस्ट सीरीज मिल रहा है, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। तो जरूर ले लेना, ठीक है, और विद दिस नोट, टाटा बाय बाय, आई विल सी यू ऑल वेरी वेरी सून, लॉट्स ऑफ लव, गुड नाइट, बाय।